हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल MS पथेरिया पे। आज हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। वही हमारा सेकंड चैप्टर +1 क्लास का चल रहा था, केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट टाइम हमने देखा था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जैसे ही रदरफोर्ड मॉडल में कुछ लिमिटेशन आई, कुछ कमियां आई, उनको दूर करने के लिए, उनको दूर करते हुए एक नए मॉडल की डिस्कवरी करनी स्टार्ट की थी। और वो डिस्कवरी किसकी तरफ बढ़ रही थी? इसके बाद आता बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। किसका मॉडल आता? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने क्या किया? रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया और उसके अंदर क्या है, कमियों को निकाल के नया मॉडल दिया जिसको हम बोलते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन बोहर मॉडल जब आया तो उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स थी, कुछ बातें थी जिनको उसने बहुत गहराई से क्या किया था? स्टडी किया था। बहुत ध्यान से उन बातों को देखा था, उनके ऊपर उसने पूरा गौर किया था और उन्हीं को देखते हुए उसने रदरफोर्ड में से कमियां निकाल दी और एक नया मॉडल बना दिया जिसको हम क्या नाम देते हैं? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। और वे क्या थी, कौन कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई, कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हुई जिनके कारण बोहर्स को कुछ हेल्प मिली अपना नया मॉडल देने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। यानी कि कौन कौन सी बातें थी? डेवलपमेंट का मतलब कुछ नई नई चीजें विकसित हुई, कुछ नई रचनाएं हुई, कुछ नई डिस्कवरी हुई। तो वे कौन कौन सी डिस्कवरी थी जो बोहर मॉडल की तरफ जा रही थी? लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम, जो बोहर मॉडल को डिस्कवर करने में हेल्प कर रही थी। तो वे कौन कौन सी थी? एक एक बातें सुनते जाइएगा। आपसे ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा राइट द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। आप ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मात्र हाफ मार्क्स का या 1 मार्क्स का, लेकिन यहां से इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, उनको पूछा जाता है। सबसे लास्ट में आया था बोहर मॉडल ऑफ एटम, लेकिन बोहर मॉडल जब आया तो उससे पहले उसने बहुत सारी छोटी छोटी डिस्कवरी को यूज किया था। तो वे कौन कौन सी डिस्कवरी थी, वे कौन कौन सी डेवलपमेंट्स थी जिनका बोहर मॉडल ने यूज किया था? मैं एक बार फिर से बताता हूं बच्चों, इस यूनिट में सुनने का बहुत ज्यादा है। जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये यूनिट आएगी, अदरवाइज बहुत हार्ड बन जाएगी। और वैसे ये बहुत इजी है, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो देखिएगा ये क्या कर रहा है, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल। बोहर ने क्या किया था? कुछ वेव्स होती हैं जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। वे क्या करती हैं? दीज आर इंटरेक्टेड। ये किसके साथ इंटरेक्टेड है? विद द मैटर। ये जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इंटरेक्टेड विद द मैटर। ये मैटर के साथ इंटरेक्टेड है। मतलब मैटर क्या आपका एटम है, मॉलिक्यूल्स है, सब मिलकर ये क्या बना रहे हैं? मैटर। और मैटर की स्टडी को ही तो हम क्या नाम देते हैं? केमिस्ट्री। प्रत्येक चीज इस अर्थ पे किसकी बनी हुई है? मैटर की। तो यही कह रहा है मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है? धीरे धीरे वही तो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या नाता है, क्या संबंध है मैटर के साथ? तो क्या किया गया? बोर्स ने क्या देखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये क्या है ये भी बताऊंगा, बस एक बार सुनिए तो सही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो मैटर के साथ इंटरेक्टेड है और जो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ
एटम। एटम का जो स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है, तो फिर से सुनिएगा, ईएम वेव्स या जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्टेड विद द मैटर विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये इसने क्या देखा बोर ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो क्या है मैटर के साथ अटैच्ड है, और वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें क्या देती हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। वो कैसे अटैच्ड है, बहुत ज्यादा फुल्ली डिटेल तो हायर स्टडीज में आता है, बीएससी एमएससी, जिसको आगे चलकर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे पता किया गया, एक्सरेज हमारी बॉडी में से पास की गई और एक्सरेज से हमें स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सरेज पास हो जाते हैं किसी भी बॉडी में से, बताया था ना एक दिन पहले भी। उसी तरीके से मैटर का स्ट्रक्चर भी किसने बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ने, रेडिएशंस ने बताया। तो क्या बताया, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर। और इसी इंफॉर्मेशन का किसने यूज किया, बोहर ने यूज किया। तो बोहर्स ने यूज किया और अपना नया मॉडल दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम बोला जाता है। अब क्या किया उसने, इसके बारे में जब पता चला तो उसने मेनली दो डिस्कवरीज का सबसे ज्यादा यूज किया। तो क्या है, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहले उसने क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ अटैच्ड है जो हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। फिर उसने क्या किया, दो मेन प्रॉपर्टीज का, दो मेन डिस्कवरीज का उसने यूज किया। वे डिस्कवरी कौन कौन सी थी, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट डिस्कवरी, फर्स्ट डेवलपमेंट तो थी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनके पास डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रेडिएशंस हैं, इनके पास कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास डुअल नेचर होता है। ये डुअल क्या होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। डुअल नेचर क्या होता है, डुअल का मतलब होता है इनके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा हूं, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। क्या मतलब है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जब ये चलती है, जब ये चलती है तो वेव की तरह भी चलती है। वेव कैसे चलती है, ऐसे ही चलती है ना। कैसे पता चला, एक वेव जब चलती है तो उसके अंदर ये ऊपर क्रेस्ट बनता है और नीचे क्या बनता है, ट्रफ बनता है। ये ऐसे चलती हैं। और दूसरा पार्टिकल नेचर, मतलब ये सीधी स्ट्रेट लाइन में भी चलती हैं। आपने 10th क्लास में रिफ्लेक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो जो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था ना, वो आपकी जो रेडिएशंस होती है ना, उनके पार्टिकल नेचर को बताती हैं। कौन से नेचर को बताती हैं वे, रेज बिल्कुल सीधी पार्टिकल की तरह चलती है। मतलब जो ये रेज है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। लेकिन क्या इनके पास वेव नेचर भी है, मतलब ये क्रेस्ट और ट्रफ बना के भी चलती हैं। तो क्या कहा गया, पहली डेवलपमेंट्स क्या यूज की बोर ने, ध्यान से सुनिए। उसने सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ अटैच्ड है, जो किसके बारे में बताती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको देखते हुए उसने अपना मॉडल दिया और उसने फिर दो मेन डिस्कवरी का यूज किया। इसको देखते हुए उसने दो डिस्कवरी कौन सी यूज की, मेन डेवलपमेंट्स विच आर यूजिंग बाय द बोर फॉर द बोर मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इनके पास पार्टिकल नेचर भी है और इनके पास क्या, वेव नेचर भी है। और फिर सेकंड डेवलपमेंट्स क्या थी, सेकंड डेवलपमेंट्स इसने जो यूज की थी वो थी स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम। स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, एटम का स्पेक्ट्रा बनाया गया। वो स्पेक्ट्रा क्या है वो आगे पता चलेगा बच्चों, वो आपको आगे पता चलेगा कौन कौन सा है, तो वो आप आगे देखोगे। लेकिन यहां तक आपसे पूछने का क्या है, एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले तो यही बन रहा है, रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो बोहर के मॉडल की तरफ बढ़े, बोहर ने अपना मॉडल देना स्टार्ट किया तो उसने सबसे पहले किसका यूज किया,
तो वो हम बताएंगे। उसने क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर के साथ अटैच्ड है, मैटर के साथ उनका कोई संबंध है, जिससे हमें क्या मिलती है, एटम का या मैटर का स्ट्रक्चर पता चलता है। उसने इसका यूज करते हुए अपने मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत खोजना शुरू किया। फिर उसने अपना मॉडल देने से पहले इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखते हुए उसने दो मेन डिस्कवरी का यूज किया। वो दो मेन डिस्कवरी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास डुअल नेचर है, मतलब उनके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। और एक उसने क्या देखा, एटम का स्पेक्ट्रा देखा। इन दोनों चीजों को देखते हुए सबसे बाद में फिर इसने अपना मॉडल पेश किया था, फिर इसने अपना मॉडल दिया। हां भाई, एटम ऐसा होता है। रदरफोर्ड ने जो कमियां दी थी उनको इसने पूरा कर दिया था। बोलो बच्चों, इतना समझ आया या नहीं आया? अरे एक एक पॉइंट आपको लिखने का कैसे है, आप सिर्फ लिख लो, रख लो, मैंने सब कुछ आपको यहां पे बता दिया है, हो जाएगा। अगर कहते हो 1 मिनट में रिकैप दे देता हूं। सबसे पहले डेवलपमेंट्स फॉर द, ये क्या कह रहा है, रदरफोर्ड मॉडल में कमियां आने के बाद बोर मॉडल ने अपना मॉडल देना स्टार्ट किया। उससे पहले उसने कुछ यूज किया, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ अटैच्ड है, जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, एटम के मॉडल के बारे में बताती है, इसलिए उसने इनका यूज किया। और दो मेन डिस्कवरी का यूज किया। वे दो मेन डिस्कवरी क्या थी, डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इनका यूज किया, फिर उसने अपना मॉडल दिया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनका पहले वेव नेचर देखेंगे। कौन सा नेचर देखेंगे, वेव नेचर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है उनके पास वेव नेचर है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। EM वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोल सकते हैं। अगर इनके पास वेव नेचर है तो हम इनको EM वेव्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। और मैंने तुम्हें बताया है वेव नेचर का मतलब क्या है, जो आपकी ये रेडिएशन है ऐसे चल रही है, जिसमें एक ये ऊपर वाला क्रेस्ट बोला जाता है और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ बनता है। और ये जब बनते हैं इसका मतलब रेडिएशन वेव की फॉर्म में चल रही है। तो पहले क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर होता है। कैसे पता किया गया, धीरे धीरे देखिएगा। सबसे पहले क्या है, कोई भी बॉडी है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है, एब्जॉर्ब, और या फिर क्या कर सकती है, एमिट, मतलब ले भी सकती है हीट को, छोड़ भी सकती है। एमिट का मतलब छोड़ना और एब्जॉर्ब का मतलब लेना। जब ये बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करती है या एमिट करती है तो रेडिएशंस की फॉर्म में, उन रेडिएशन को जब ये हीट को लेती है रेडिएशंस की फॉर्म में, या फिर ये क्या करती है, जब ये एमिट करती है रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करती है, उन रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन बोला गया। उन रेडिएशंस को क्या नाम दिया गया, थर्मल रेडिएशन। तो आप लिख सकते हो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब और एमिट रेडिएशंस दैट आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, उन्हें क्या नाम दे दिया गया, थर्मल रेडिएशन नाम दे दिया गया। हाउ दीज फॉर्म्ड, इट वाज चेक्ड, ये भी चेक किया गया ये कैसे बनती है। हाउ दीज फॉर्म्ड, ये कैसे बनती है या किसकी बनी हुई है, इनको भी चेक किया गया था। तो थर्मल रेडिएशन का पता चल गया क्या होती है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब और एमिट रेडिएशन दैट आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, इट विल बी चेक्ड हाउ दीज फॉर्म्ड, ये चेक किया गया ये कैसे बनती हैं। तो थर्मल रेडिएशन पता चल गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, थर्मल रेडिएशन का पता चला तो क्या किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने धीरे धीरे इसके बारे में सोचना शुरू किया भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं या रेडिएशंस क्या होती हैं। फिर क्या आया, एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल। कौन आए, मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट आए, जेम्स मैक्सवेल, जिनका पूरा नाम था, क्या नाम था, जेम्स मैक्सवेल पूरा नाम था उनका। तो फिर क्या किया जेम्स मैक्सवेल ने, देखिएगा उसने क्या किया, उसने पहले भी बताया था, कोई भी चार्ज बॉडी है, कोई भी चार्ज बॉडी है, जब वो क्या करती है, मूव करती है, क्या करती है, मूव करती है, जब कोई चार्ज बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है,
एक्सेलरेशन। व्हेन एनी चार्ज बॉडी मूव देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ये सबसे पहले जेम्स मैक्सवेल ने डिस्कवर किया था कि जब कोई चार्ज बॉडी मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब उसने ये देखा भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो उस एक्सेलरेशन के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और दूसरा क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बातें, क्या कह रहा है। जब कोई बॉडी मूव करती है, चार्ज बॉडी, चार्ज का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, जब कोई चार्ज बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे ही एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले यह बताया था जब कोई चार्ज बॉडी मूव करती है, चलती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। फिर उसने आगे सुनते जाइएगा, फिर उसने कहा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड जो बना है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ये रेडिएशन बना देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बन मिलके दीज फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, दीज फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेलरेशन इन ए चार्ज बॉडी, दीज फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कौन सी रेडिएशन बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाते हैं। तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, जिन्होंने मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाई है, तो क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेट प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अल्टरनेट, मतलब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और एक बार क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिन रेडिएशन को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर धीरे धीरे इन्हीं कंसेप्ट से पता चला कि जो ये थर्मल रेडिएशन पढ़ी थी ना हमने, कोई भी बॉडी अब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है, ये जो थर्मल रेडिएशन है, इन थर्मल रेडिएशंस के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ की, इन थर्मल रेडिएशंस के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट होती हैं। ये सब देखा गया था सबसे पहले जेम्स मैक्सवेल ने देखा था। फिर क्या किया गया, एक बार मैं इसका क्विक रिकैप दे देता हूं आपको फास्टली, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस या ईएम वेव्स, तो वेव नेचर हमें चेक करना था। क्या किया गया, सबसे पहले ये कहा गया कोई भी ऑब्जेक्ट वो जब क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है रेडिएशंस को या एमिट करती है, तो उनको क्या नाम दे दिया गया, उनको नाम दे दिया गया थर्मल रेडिएशन। फिर बहुत सारे कंसेप्ट आए, उन कंसेप्ट से पता चला इन थर्मल रेडिएशंस के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनकी क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, ये होता है। फिर क्या कहा गया, जेम्स मैक्सवेल आया सबसे पहले। जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया, उसने बताया था जब कोई चार्ज बॉडी मूव करती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन, और जब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसमें एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और एक बार क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटली। और ये दोनों मिलकर एक नई टाइप की वेव्स को ट्रांसमिट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता चला। फिर एक थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आने से पहले क्या पता चला था, यह पता चला था जो रेडिएशंस होती है ना, उनके पास केवल और केवल पार्टिकल नेचर होता था। फिर धीरे धीरे इन सब का पता चलने के बाद क्या कंफर्म हो गया, रेडिएशंस के पास कैसा नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम कुछ 3-4 सिंपल प्रॉपर्टीज यहां पे देखते हैं, बाकी जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो आगे है
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिएगा, हटा दूं इन सबको, तो आगे देखिएगा, इन सबको आपने अच्छे से अगर देखा है जो मैंने बताया है तो आप देखिएगा क्या है अब आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज है सुनिएगा ध्यान से एक एक। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यही दो होते हैं ना। तो ऐसा कहा गया था ये दोनों जो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ध्यान से सुनिए, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है, मान लेते हैं ये आपकी वेव है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, जिस डायरेक्शन में ये चलती हैं इसके अंदर ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री के। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया और ये क्या मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहा गया, सेकंड प्रॉपर्टी में कहा गया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स do not require any medium to propagate। क्या मतलब है भाई इसका, ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात बताओ, जो सन से हमारे पास रेज आ रही हैं, क्या उनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है? अरे ऊपर से जब आती हैं, ये सन है, अर्थ पे पहुंचती हैं, तो यहाँ पे बीच में वैक्यूम होता है जहां पे ना कोई एयर है ना कुछ और है, फिर भी वे चल रही है ना वो, और लास्ट में हमारे इन्वायरमेंट तक पहुंचती हैं। तो इनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है, जैसे कि साउंड है या कुछ और है, यानी कि आप चलने के लिए उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या है, इनको ना कोई एयर ना कोई वाटर ना किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। वैक्यूम होगा तो ये वैक्यूम में भी चलेंगे, और अगर कुछ और होगा तो उसमें भी ये चल पड़ती हैं। तो इनको चलने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड ये है, जो आपने सन से आ रही रेडिएशन की प्रॉपर्टी है ना, वैसे ही कुछ मैच हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखा गया, थर्ड प्रॉपर्टी देखा गया, अगर हम क्या करें, इनकी स्पीड को देखें तो ये किस स्पीड से चलती हैं, दीज मूव विद द लाइट स्पीड। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर में देखोगे तो 38 हो जाएगा, किलोमीटर में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की 5 हो जाएगा। यही है, किलोमीटर की जगह मैंने मीटर में बता दिया। उसके बाद क्या देखा गया, फोर्थ प्रॉपर्टी, सुनिएगा ध्यान से, मन लगेगा और न्यूमेरिकल्स में आएंगे, एक एक बात जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है, जो ये EM वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस है। दीज कंटेन्स डिफरेंट वेवलेंथ रेडिएशंस, डिफरेंट वेवलेंथ की बहुत सारी रेडिएशंस है, बहुत सारी वेव्स है। कैसे, इन ऊपर वालों को हटा दूं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, इनको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये लाइट की स्पीड से चलते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बहुत सारी वेव्स होती हैं डिफरेंट वेवलेंथ की। तो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटेन्स मैनी टाइप रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, दीज फॉर्म द स्पेक्ट्रम। ये क्या है, जैसे कि बहुत सारे टाइप की रेज हैं, ये सारी रेज मिलके, ये सारी वेव मिलके एक स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पता क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अरे देखिएगा क्या होता है, क्या होता है, बहुत सारी टाइप की रेडिएशंस होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होती हैं रेडियो वेव्स। कौन सी होती हैं, सबसे पहले रेडियो वेव्स होती हैं। तो रेडियो वेव जो होती हैं, सबसे पहले हमारे पास होती है रेडियो वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू 10⁶ होती है। कितनी होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁶ होती है। ये यहां से यहां तक आ गई,
उसके बाद इनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है, फिर होती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है नियर अबाउट 10⁻10 के करीब हर्ट्ज में। ये फ्रीक्वेंसी किस में होती है? हर्ट्ज में होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर होती है IR, इंफ्रारेड रेज, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻13 हर्ट्ज। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर होती है आपकी विजिबल रेज, जिनसे हमें दिखाई देता है, कितनी होती है? 10⁻15 हर्ट्ज। और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो फिर होती है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिनकी होती है 10⁻16 हर्ट्ज। उसके बाद होती है गामा रेज, एक्स रेज, ये सब है। इन सब रेज को इकट्ठा करके एक पैटर्न बना दिया। ये इस पूरे पैटर्न को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी कि जैसे आप पढ़ते हो ना विबग्योर, एक लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 लाइट के एक बैंड में टूट जाता है। इस तरीके से ये सारी एक वेल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। तो इस पैटर्न को, इस बैंड को अभी हम क्या नाम देते थे? स्पेक्ट्रम। उसी तरीके से क्या किया गया, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग, बढ़ते हुए देखो, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, फिर उससे आई, फिर उससे आई, फिर उससे आई, फिर उससे आई, फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में रख दिया। इन सबको जब ऑर्डर में रख देते हैं तो एक स्पेक्ट्रम बन गया। इस स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम दिया जाता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटेन्स डिफरेंट वेवलेंथ रेडिएशन या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर लो या वेवलेंथ में अरेंज कर लो। क्यों? अगर आपने ये लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे डिक्रीजिंग वेवलेंथ हो रही है। इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इस तरीके से ये अलग अलग वेव्स हैं। इन सब की फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगी। मैं बताऊंगा कैसे। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻6 रेडियो वेव्स, माइक्रो की 10, IR 1013, विजिबल 1015। ये तो बहुत जरूरी है। हमारे विजिबल जिनसे हमें दिखाई देता है उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 10 to 15 हर्ट्ज और यूवी की 10⁻16 हर्ट्ज होती है। हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो नेक्स्ट आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिएगा, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने डाल लिया होगा तो डाल लो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली फर्स्ट वेवलेंथ होती है। इनकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? पता किन्हें बोलते हैं? अरे इनकी हम किन किन चीजों को मेजर कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ होती है उसको किससे डिनोट किया जाता है? वेवलेंथ। क्या होती है वेवलेंथ? आपसे पूछा जाए, ये आपकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसे ही चल रही है ना। ये क्या है? क्रेस्ट। ये क्या है? ट्रफ। आगे बढ़ेंगे और तो यहां पे क्या बन जाएगा? ट्रफ। तो एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ऐसे बनते चले जा रही हैं। बन रही है नहीं बन रही है? ये आपके पास क्या ऊपर क्रेस्ट है, यही है। ये इस क्रस्ट का मीडियम होता है। ये भी क्या इसका मिडल पार्ट होता है। इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस है इसे लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। या फिर इस ट्रफ से लेकर इस ट्रफ तक की जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा। तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ लिख सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ बोला जाता है। और डिस्टेंस को हमेशा किस में मेजर किया जाता है? इसकी जो यूनिट है वो मीटर है। क्या यूनिट है? मीटर। तो दो क्रस्ट के बीच की या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम दिया जाता है वेवलेंथ। क्या नाम दिया जाता है? वेवलेंथ नाम दिया जाता है। पता चल गया। अब आगे आपके पास है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है EM वेव्स की? सेकंड होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड?
ये जो आपने क्रेस्ट की हाइट है या इस ट्रफ की, इसको तो बोला जाता है हाइट, और इस ट्रफ की इसको बोलते हैं डेप्थ। तो या तो ये हाइट या ये डेप्थ, ये इक्वल होते हैं नियर अबाउट, इन्हें बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, इस ट्रफ की डेप्थ या इस क्रेस्ट की हाइट, इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसे भी हम क्या, अरे ये हाइट है या ये डेप्थ है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये भी क्या है, मीटर में मेजर कर सकते हो। तो ये आपके पास था, क्या कह रहा है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हो गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे, न्यू से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। क्या यूनिट होती है, हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है। तो फ्रीक्वेंसी देखिए, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो देखिएगा। अब आप क्या करोगे, मान लेते हैं मैंने ये ऐसे चल रही है, ये मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया। इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होंगी, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो बहुत तेजी से, जैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो हमें ज्यादा क्यों सुनाई देती है, इसका मतलब एक पॉइंट से वो वेव्स बहुत तेजी से जा रही है। तो क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसे क्या नाम दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं। एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो गई, उसे हम क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी। और अब फ्रीक्वेंसी और इस वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, ये देखिएगा। फ्रीक्वेंसी और इस वेवलेंथ का रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब सी क्या है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो लाइट की स्पीड को अगर वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी हो तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। क्यों, सी तो आपको पता है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है। एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया जाता है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी हो चुकी हैं। कौन कौन सी, वेवलेंथ मतलब 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड इनकी हाइट या इनकी डेप्थ, और फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट को ही फिक्स कर दो, उस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी नाम दिया जाता है। अब लास्ट एक और देखिएगा, वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर हटा दो इन सबको। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी है वेव नंबर। और देखिएगा क्या कह रहा है वेव नंबर। फिर मैं 1-2 न्यूमेरिकल बताऊंगा इसके ऊपर। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर का मतलब होता है इसका रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, इसे हम बोलते हैं वेव नंबर। इसकी यूनिट मीटर थी तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, मान लेते हैं मेरे पास 1 मीटर वेवलेंथ है। कितनी है, 1 मीटर वेवलेंथ है। 1 मीटर आपके पास वेवलेंथ है, 1 मीटर वेवलेंथ है। उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर वेवलेंथ। 1 मीटर जब वेवलेंथ होगी ना, उसमें कितनी वेव्स प्रेजेंट है, उसे भी हम वेव नंबर बोलते हैं। उसे भी क्या नाम दिया जाता है, वेव नंबर या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनकी। अब देखिए इन पे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स 2-3। तो देखिएगा अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्या है। ये कह रहा है हमारा जो विविध भारती स्टेशन है, इंडिया का विविध भारती रेडियो स्टेशन है, वो क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा, कुछ फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एमिट कर रहा है। एमिट रेडिएशन ऑफ
1368 किलो हर्ट्ज, इतने किलो हर्ट्ज की रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। आगे कह रहा है कैलकुलेट wavelength of these radiations and also determine electromagnetic spectrum of these radiations। ये कह रहा क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या कह रहा है दोबारा से सुनिए। विविध भारती हमारा जो रेडियो स्टेशन है वो क्या कह रहा है, 1368 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट छोड़ रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी दी हुई है, न्यू दिया हुआ 1368 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को पहले हर्ट्ज में चेंज करो, क्या करें, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी 1000 मतलब 10⁻³ हर्ट्ज में चेंज हो गया। इसकी पहले आपको वेवलेंथ बनानी है और फिर बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये कहां पे आती है, कहां पे मतलब माइक्रोवेव्स में आती हैं, रेडियो वेव्स में आती हैं, या फिर विजिबल रेज में आती हैं। मैंने तुम्हें बताया तो था जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻6 होती है उनको रेडियो वेव्स, 10 की 10 माइक्रोवेव्स, और जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻13 IR रेज, 10⁻15 विजिबल रेज और 10⁻16 क्या बताया था, यूवी रेज। बताया था या नहीं बताया था? ये स्पेक्ट्रम इसलिए कह रहा था, आपको याद होना चाहिए। तो पहले इनकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं, इनकी वेवलेंथ निकालने के बाद देखेंगे ये कहां पे रखने योग्य हैं। ठीक है, तो पहले आप इनकी क्या निकालो, वेवलेंथ निकाल लेता हूं। लैम्डा क्या फॉर्मूला बताया था, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। बताया था नहीं बताया था? लैम्डा को ऊपर ले आओ तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू हो गया। अब लैम्डा आपको कैलकुलेट करना, तो सी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलिएगा बताया था या नहीं बताया था? लाइट की स्पीड डिवाइड में ये क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी, ये रहा 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज में होना चाहिए ये, तब आएगा आपके पास आंसर। अब इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी, और वेवलेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। ये मीटर में आ जाएगी। क्यों आई है मीटर में? हर्ट्ज को एक और भी लिखते हैं, सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है हर्ट्ज। अब इसकी यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल, लास्ट में यूनिट क्या बचेगी, मीटर। कर लोगे सोल्व। अब ये देखिएगा ये कौन से उसमें आती है। अरे फ्रीक्वेंसी देखो ये रही, इस फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.368 × 10⁻6। देखो मैंने यहां पे डेसिमल लगा दिया, साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। तो 1 2 3 पावर और चढ़ जाएगी, कितनी हो गई, 10⁻6। 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई इनकी। और 6 हर्ट्ज वाली किस में आती है, रेडियो वेव्स। इसने बता भी दिया था बच्चों, भारतीय स्टेशन है रेडियो रेडिएशन छोड़ेगा, रेडियो स्टेशन है तो रेडियो वेव्स छोड़ेगा। आ गया या नहीं आ गया समझ में? हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दो इनको। ये कह रहा है हमारे पास जो विजिबल रेडिएशंस होती हैं, विजिबल रेडिएशंस, वेवलेंथ रेंज ऑफ, इसने कहा है वेवलेंथ रेंज ऑफ, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन इज 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। हमारी जो विजिबल रेडिएशन होती है ना, उनकी वेवलेंथ दी हुई है इन्होंने 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज इन फ्रीक्वेंसी टर्म, एक्सप्रेस दीज इन फ्रीक्वेंसी टर्म। हमें इनको फ्रीक्वेंसी की टर्म में एक्सप्रेस करना, इन दोनों टर्म को। सबसे पहले वेवलेंथ, दो वेवलेंथ है, लैम्डा 1 कितनी है, 400 नैनोमीटर। दूसरी लैम्डा 2 कहां तक फैली हुई है, 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक फैली हुई है, यही है। मैंने बताया था वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। इसको मीटर में चेंज करो। नैनोमीटर से मीटर कैसे बनता है,
400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कर दो। मीटर में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? नैनोमीटर को मीटर में। इसको भी चेंज कर लो, 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और ये किस में चेंज हो गया? मीटर। बोलो वेवलेंथ बन गई या नहीं बन गई? इसकी फ्रीक्वेंसी बना दो। फ्रीक्वेंसी बनाने का क्या फॉर्मूला? न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा 1। तो न्यू 1 न्यू 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? सी बाई लैम्डा 2। निकाल दो, सी की वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइड लैम्डा, ये रहा 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ इसकी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइड में ये रहा 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ सोल्व करना। ये आ गई हर्ट्ज, ये आ गई हर्ट्ज। हम क्या लिखेंगे? हम कह देंगे इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक विजिबल रेडिएशन फैली हुई है। तो आप इनको फ्रीक्वेंसी टर्म में, इसने यही तो पूछा था, बताओ क्वेश्चन क्या था? बस इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दो और इसको कह देंगे, इसने कहा था नैनोमीटर में 400 से 700 तक है, तो हम कह देंगे फ्रीक्वेंसी में इतनी फ्रीक्वेंसी से इतने फ्रीक्वेंसी तक था। तो आप ये फॉर्मूले याद कर लो ना, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पास। कैलकुलेट वेव नंबर, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। इतने एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट दी हुई है। एंगस्ट्रॉम में, मीटर में, नैनोमीटर में, ये सब वेवलेंथ होती है। इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन है 5800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट है। इसकी आपको वेवलेंथ बनानी, वेव नंबर बनाना है और फ्रीक्वेंसी बनानी है। सबसे पहले इसको एंगस्ट्रॉम से, वेवलेंथ की क्या यूनिट बताई थी? मीटर। मीटर में लेके आओ। एंगस्ट्रॉम से अगर मीटर बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है? 10⁻⁻10 से। किसमें? देखो, नैनोमीटर से मीटर बनाना हो तो 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम से मीटर बनाना हो तो 10⁻⁻10। मीटर में आ गई। अब पहले फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है? सी बाई लैम्डा। ले लो, सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइड में वेवलेंथ, ये रही। सोल्व कर लोगे, किस में आ जाएगी? हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी आ गई। बोलो समझ आया नहीं आया? वेव नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं, क्या बताता? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर दिया 1 बाई वेवलेंथ। तो 1 अपॉन में वेवलेंथ कितना है? 58 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। मीटर की इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। देखो, वेव नंबर भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, वेवलेंथ दी हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोर मॉडल ने अपने मॉडल को देने से पहले ये सब पढ़ा था। हो जाएगा। अब आप ऐसा कीजिएगा, वीडियो को देख लिया है, अब अच्छे से आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा से देखिए और नोट डाउन कीजिएगा। अरे आपको सब कुछ समझ में आएगा अगर आप बने रहोगे। इस यूनिट को मैंने पहले भी बताया था, अच्छे से पढ़ोगे तो इजी है, अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत हार्ड यूनिट है। और फर्स्ट और सेकंड यूनिट बेस है आपकी केमिस्ट्री का। ओके।